ठंड में बहू का मूंगफली का लहंगा। आज तो बहुत ठंड है। अभी तो ये जनवरी की शुरुआती दिन है। ये तो ऐसे शरीर में घुस रही है जैसे शरीर में सुई चुभ रही हो। ओहो, बहुत ठंड है यार। अरे मुझे तो जल्दी से सभी चीजें बेच बेच कर जाना होगा। ले लो मूंगफली, गुड़ पट्टी, चिक्की गुड़ के बने लड्डू ले लो। अरे कैसे दे रहे हो मूंगफली? बस साहब जी 50 रुपए के किलो, एक एक किलो ले लीजिए। बहुत ताजा करारे, इस ठंड में तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। बात तो आप सही कह रहे हो। एक काम करो, 1 किलो मूंगफली मुझे दे दो। जी 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 साहब, अभी 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 दे रहा हूँ, क्यों नहीं। इसके बाद महेश उस आदमी को 1 किलो मूंगफली दे देता है और उससे अपने पैसे ले लेता है। साथ ही थोड़े समय और रुकने के बाद वो अपने आप से कहता है, रात बहुत हो गई है और ठंड भी बढ़ता जा रहा है, अब मुझे घर चलना चाहिए। ऐसा कहकर वो अपना ठेला लेकर घर की तरफ जाने लगता है। कुछ समय चलने के बाद वो अपने घर पहुंच जाता है। अरे आ गए आप। आज आने में काफी देर कर दी। ग्राहक ज्यादा थे क्या आज? नहीं भाग्यवान, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो तो मैं ये सोचकर थोड़ा रुका कि ये सामान थोड़े बहुत बिक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। खैर ये सब छोड़ो। मेघा बिटिया जल्दी से खाना लगा दो बेटा, जोरों की भूख लग रही है बहुत तेज। जी पिताजी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ। दरअसल ये कहानी है गरीब महेश की, जो ठंड में मूंगफली बेचकर 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। वहीं उसकी पत्नी सुमन दूसरों के घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों पति पत्नी को मेघा की शादी की चिंता थी। कुछ समय बाद सभी एक साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद सुमन अपने पति महेश से कहती है, महेश जी, हमें अब मेघा बिटिया की शादी कर देनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम गरीबों की बेटी से शादी करेगा कौन? हम तो दान दहेज भी नहीं दे सकते हैं। शादी का जोड़ा खरीदने के लायक भी हमारे पास पैसे नहीं है। देखिए जी, हमें कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। अब मेघा की उम्र शादी लायक हो गई है। ठीक है, फिर मैं मेघा बिटिया के लिए कोई अच्छा लड़का देखता हूँ। ठीक है, जब तक मेघा बिटिया को मैं सोसाइटी के काम में ही लगा देती हूँ। थोड़े पैसे कमाएगी तो उसकी शादी में काम आएंगे। हाँ ये तो तुम सही सोच रही हो। सुमन अगले दिन मेघा को अपने साथ सोसाइटी में ले जाती है और एक घर में काम दिलवा देती है। मेघा अब उस घर में खाना बनाने और बर्तन धोने का काम करने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और सर्दियों का मौसम भी जोरों शोरों से अपने चरम सीमा पर था। चारों ओर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। सुमन, मैंने मेघा के लिए एक लड़का देखा है। मेरे दोस्त भूपेश का बेटा है, निखिल। वो एक अच्छे कंपनी में काम करता है। वो हमारी मेघा बिटिया को बहुत खुश रखेगा। ये तो ठीक है, लेकिन आपने लड़के वालों को ये बात बता तो दी है ना कि हम दान दहेज नहीं दे सकेंगे। उसकी चिंता तो मत करो, उन्हें दहेज नहीं चाहिए। मेरे दोस्त भूपेश ने तो ये कहा है कि तू बस अपनी बिटिया को एक जोड़ी कपड़े में ससुराल भेज दे। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको हमारी हालत का तो पता ही है। कम से कम उसकी शादी में पहनने के लिए लहंगा का तो खर्च करना ही पड़ेगा। वैसे भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है। ऐसे में हमने मेघा की शादी की तो उसे कुछ गर्म कपड़े भी देने होंगे, नहीं तो ठंड के मारे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्या ये शादी गर्मियों में नहीं हो सकती? ठीक है, इसके बारे में मैं एक बार भूपेश से बात करता हूँ। महेश दूसरे दिन अपने दोस्त भूपेश से कहता है, भूपेश, मेरी बेटी मेघा और निखिल की शादी हम गर्मी में कर सकते हैं क्या? अभी बहुत ठंड पड़ रही है। तो हमारी हालत जानता है, हमारे पास गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं है। देख महेश भाई, हमारी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में मिट्टी की याद तो सबको आती है। इसलिए अगले महीने मैं और तेरी भाभी गांव जा रहे हैं और अब हम वहीं बस जाएंगे। इसलिए जाने से पहले हम निखिल की शादी अपने आंखों के सामने करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम मेघा बिटिया की शादी इसी महीने निखिल से कर देंगे। हम कर देंगे। महेश घर आकर सुमन से सारी बातें बताता है। चलो, दान दहेज ना सही, कुछ गहने उपहार ना सही, लेकिन शादी में जो मेहमान आएंगे उनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिन्हें मैंने बचा कर रखे हैं। मैंने भी कुछ पैसे जोड़े हैं। महेश और सुमन दोनों अपने अपने पैसे निकालते हैं और जोड़कर देखते हैं। ये तो बस 3000 रुपए हैं। माँ, पिताजी, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ आप दोनों मेरी शादी को लेकर काफी चिंतित हैं। आप दोनों को परेशान देखकर मैंने भी फैसला किया है कि मैं अपनी शादी में आपकी मदद करूंगी। ये कुछ पैसे हैं जो मैंने काम करके बचाए हैं।
इन्हें भी अपने पैसों में जोड़ लीजिए। महेश मेघा के दिए हुए पैसों को जोड़ता है। ये तो पूरे 10,000 हैं। अब हमारे पास पूरे 13,000 रुपए हो गए हैं। इन पैसों से पूरे बारातियों और मेहमानों का खाना पीना हो जाएगा। हाँ, अब हमारी सारी चिंता फिक्र दूर हो गई है। लेकिन माँ, मैं अपनी शादी में पहनूंगी क्या? मेरी बेटी, मेरे पास एक पुरानी साड़ी रखी है जो मेरी मालकिन ने मुझे दी थी। तू वही साड़ी पहन लेना। नहीं माँ, शादी थोड़ी ना बार बार होती है। शादी में हर लड़की लहंगा पहनती है और मुझे भी अपनी शादी में लहंगा पहनना है। लेकिन मेघा बेटी, लहंगे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ हैं? और अगर तू लहंगा पहनेगी तो तुझे ठंड भी लगेगी। तुझे तो पता है बाहर कितनी ठंड पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है। माँ, ठंड तो साड़ी में भी लगेगी ना। लहंगे की चिंता तुम मत करो, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगी। ठीक है बेटी, जैसा तू कहे। अगले दिन जब महेश मूंगफली बेचने के लिए घर से जाता है तो उसके पीछे उसकी बेटी मेघा आकर उससे कहती है, पिताजी, आज आप जो भी मूंगफली बेचे, अगर उनके छिलके या ऐसे मूंगफली हो जो खराब हो गए हो, उसे आप लेते आइएगा। साथ ही अगर कोई बोरा वगैरह भी मिल जाए तो उसे भी ले आइएगा। ठीक है मेघा बिटिया। जिसके बाद महेश मूंगफली बेचने के लिए वहां से चला जाता है। ऐसे ही वो सुबह से शाम तक मूंगफली बेचता है और उन मूंगफली के छिलकों को वो एक जगह पर इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है। लेकिन उसे कहीं भी बोरियां नहीं मिलती। वो सारी मूंगफलियां बेचकर उन छिलकों को लेकर घर आता है। पिताजी, आप मूंगफली के छिलके ले आए? हाँ बेटी, दरवाजे पर मैंने रख दिया है। और बोरियां भी मिल गई ना? नहीं बेटी, वो मुझे कहीं नहीं मिले। ऐसा कहकर महेश वहां से चला जाता है। जिसके बाद मेघा खुद से कहती है, लगता है मेरा लहंगा पहनने का सपना एक सपना ही बनकर रह जाएगा। मेघा उदास हो जाती है। दूसरे दिन जब वो काम पर जाती है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत सोसाइटी की सफाई कर रही थी और सारा कचरा एक बोरे में डाल रही थी। मेघा उन बूढ़ी अम्मा के पास जाती है और कहती है, काकी, क्या आप ये बोरी मुझे दे सकती हैं? अरे बेटिया, ये बोरी अगर मैंने तुझे दे दी तो ये भरा कचरा मैं कैसे उठाऊंगी? और वैसे भी तू इस बोरी का क्या करेगी? काकी, मुझे इस बोरी की बहुत 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 जरूरत है और साथ में एक और बोरी चाहिए। आप कचरा उठाने के लिए कोई और दूसरी बोरी ले लीजिए ना। बेटिया, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें ये बोरी क्यों चाहिए। क्या तुम्हें भी कहीं से कोई गंदगी उठानी है? अगर ऐसा है तो तू मुझे बता दे, मैं उस गंदगी को उठा लूंगी। नहीं नहीं काकी, मुझे ये बोरी गंदगी उठाने के लिए नहीं चाहिए, बल्कि अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। मेरा बड़ा मन है कि मैं अपनी शादी में एक खूबसूरत सा लहंगा पहनूं, लेकिन हम बहुत गरीब हैं, इसलिए हम लहंगा नहीं खरीद सकते हैं। इसलिए मैं इन बोरी और मूंगफली के छिलकों से एक लहंगा बनाऊंगी और अपनी शादी में पहनूंगी। मूंगफली के छिलकों और बोरी से बना हुआ लहंगा? हाँ काकी, ठंड बहुत पड़ रही है ना, इसलिए बोरी की वजह से मुझे ठंड नहीं लगेगी और ऊपर से मूंगफली के छिलकों की वजह से मेरा लहंगा और भी खूबसूरत सा दिखाई देगा। मेघा की बात सुनकर वो अम्मा काफी भावुक हो जाती है और वो उसे 2 बोरियां लाकर दे देती है। मेघा दोनों बोरियां लेकर अपने काम पर आ जाती है, जहां बोरियों को देखकर उसकी मालकिन उससे कहती है, अरे मेघा, तुम ये बोरियां लेकर क्यों आई हो? मेघा अपनी मालकिन को सारी बातें समझाती है। लेकिन तू इन बोरियों से लहंगा बनाएगी कैसे? तेरे पास सिलाई मशीन है क्या? नहीं, मेरे पास तो कोई सिलाई मशीन नहीं है। मैं इन्हें कैंची से काटकर और सुई धागे की सहायता से सिल लूंगी। एक काम कर, तू मेरे साथ इधर आ। मेघा मालकिन के साथ जाती है। मालकिन उसे एक सिलाई मशीन थमाते हुए कहती है, ये सिलाई मशीन तू ले जा और अपने मूंगफली और बोरे का लहंगा इस पर सील लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। रुक, मेरे पास तेरे लिए कुछ और भी है। मेघा की मालकिन उसे जरी, गोटा और मोती ये सब चीजें लाकर देती है। मेघा, तू इन जड़ी गोटों और मोती सितारों से अपना लहंगा सजा लेना। मेघा सिलाई मशीन और वो सारे सजावट का सामान लेकर अपने घर आ जाती है और उस दिन से वो अपनी शादी के लिए बोरे से बना हुआ मूंगफली का लहंगा सिलने लगती है। ये तू क्या कर रही है मेघा? माँ, मैं अपनी शादी के लिए बोरी और मूंगफली से बना लहंगा सिल रही हूँ। बाहर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और बोरी और मूंगफली के लहंगे में मुझे ठंड भी नहीं लगेगी।
हमें माफ कर दे मेघा बेटी, हम तेरे लिए शादी का जोड़ा भी नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं माँ, मुझे शादी के जोड़े की कोई जरूरत नहीं है। मेरा लहंगा सिलकर तैयार हो जाएगा, तब आप देखना, शादी वाले दिन सब मुझे ही देखते रह जाएंगे। फिर दिन रात एक करके मेघा अपना लहंगा सिलकर तैयार कर लेती है और वो अपने लहंगे को जड़ी गोटियों और मोतियों के सितारों से सजाती है। माँ देखो, मेरा मूंगफली वाला लहंगा सिलकर तैयार हो गया। मेघा बेटी, ये तो सचमुच में बहुत ही सुंदर है। कुछ दिनों के बाद मेघा की शादी होने वाली थी। ठंड बढ़ती जा रही थी और वो दिन भी आ गया जिस दिन मेघा की शादी थी। उस दिन बर्फ की बारिश हो रही थी। ठंड के मारे सबका बुरा हाल हो रहा था। मेघा अपनी बोरी और मूंगफली के बने हुए लहंगे से अपनी शादी की रस्में पूरी कर रही थी। उसमें मेघा को ठंड भी नहीं लग रही थी और बारात में आए सभी लोग बस मेघा का लहंगा देख रहे थे। मेघा की शादी की रस्में हो रही थी कि तभी वहां पर बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है। वो बस शादी होने का इंतजार करती है। शादी के बाद वो लड़की मेघा और निखिल के पास आती है और उनसे कहती है, मेरा नाम उर्फी है। मैं आपके बोरे और इस मूंगफली के लहंगे को देखकर यहाँ पर ठहरने पर मजबूर हो गई। ये लहंगा आपने कहाँ से लिया? ये लहंगा, ये तो मैंने खुद बनाया है। आपका ये लहंगा सच में बेहद ही खूबसूरत है। इसी शहर में मेरी डिजाइन का बुटीक है। मुझे अपने बुटीक के लिए ऐसे ही एक लहंगा चाहिए। क्या आप ऐसे 20 लहंगे बना देंगी? मैं एक लहंगे के पूरे 5,000 रुपए दूंगी आपको। 20 लहंगे और एक लहंगे के बदले में 5,000? हाँ हाँ, मैं आपका काम कर दूंगी। उर्फी मेघा को 50,000 रुपए देती है और वहां से चली जाती है। मेघा बहुत खुश होती है। उसकी बोरी और मूंगफली के लहंगे का आइडिया कहाँ रुकने वाला था। शादी के बाद वो ससुराल आती है और बोरी और मूंगफली से लहंगा बनाने लगती है। उसने बहुत जल्दी 20 लहंगे सिल के दे दिए थे और उसका बनाया हुआ लहंगा पूरे शहर में हाथों हाथ बिकने लगा था और लोग उसका डिमांड करने लगे थे। अब मेघा को और भी ज्यादा काम मिलने लगा, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और उसके आने से उसकी और निखिल की गरीबी भी दूर हो जाती है। और मेघा ने अपनी कमाई से अपने माता पिता की भी आर्थिक मदद की और जिससे सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। आरती बेटा, जरा कम खा, कल तुझे लड़के के घर वाले देखने के लिए आ रहे हैं। क्या माँ, आप भी मुझे खाना खाने से मना कर रही हो? क्या मैं आपको भी मोटी लगने लगी हूँ? बताओ जरा। नहीं मेरी बच्ची, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रही थी कि तू थोड़ा कम खा, नहीं तो तुझे गैस की प्रॉब्लम होगी। अच्छा ऐसा क्या? फिर ठीक है। दरअसल आरती की माँ इस बात से बेहद ही परेशान थी कि उसकी बेटी बचपन से ही मोटी है और उसे ज्यादा खाना खाने का शौक है। आरती के मोटापे की वजह से आज तक उसकी शादी नहीं हो पाई थी। उसके लिए कई रिश्ते आए लेकिन किसी ने भी उससे शादी करने की हामी नहीं भरी। सुमित्रा ने बड़े ही मुश्किलों से आरती के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता ढूंढा था जिसे आरती के मोटापे से कोई समस्या नहीं थी। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगली सुबह कुसुम अपने बेटे आलोक के साथ सुमित्रा के घर आरती को देखने के लिए आते हैं। बहन जी, आपकी बेटी थोड़ी दिखने में कुछ ज्यादा ही हेल्दी है, पर फिर भी मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरा बेटा आलोक कुछ ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है। आपको इस बात से कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं नहीं बहन जी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। क्या हुआ, अगर लड़का कम पढ़ा लिखा है तो वो अपने पैरों पर खड़ा तो है। बाकी एक बार आप आलोक बेटा से भी पूछ लीजिए कि उन्हें आरती पसंद है या नहीं। अब जब माँ को आरती पसंद है तो मुझे भी पसंद है। तो ठीक है, फिर मैं पंडित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा कर आपको बताती हूँ। तो फिर क्या था, कुछ दिनों बाद आरती और आलोक की शादी हो जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीजें सही होते हुए भी समाज उसे सही रहने नहीं देता। कुछ ऐसा ही होता है आरती के साथ भी। आरती शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। आओ बहू, अंदर आओ, आज से ये घर तुम्हारा हुआ। जी माँ जी। नीलम बेटी, जाओ अपनी भाभी को उनका कमरा दिखा दो। आज शाम को बहू की मुंह दिखाई है, तब तक ये थोड़ा आराम कर लेगी। ठीक है माँ, चलिए भाभी। इसके बाद नीलम आरती को उसका कमरा दिखा देती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाता है और अब कुसुम की बहू आरती की मुंह दिखाई के लिए धीरे धीरे मेहमान आने लगते हैं। अरे यशोदा बहन,
तुमने कुसुम की बहू को देखा? वो कितनी मोटी है, बिल्कुल किसी भैंस की तरह। अरे हाँ बहन, सही में पता नहीं कुसुम ने आलोक के लिए इस लड़की को क्यों चुना। ये लड़की तो दिखने में पूरी की पूरी बुलडोजर है, बुलडोजर। अरे थोड़ा आराम से बोलो, कहीं कुसुम हमारी बात सुन ना ले। तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। अरे आप सभी ने खाना वगैरह खाया या नहीं? हाँ कुसुम बहन, खा लिया हम सभी ने खाना। कुसुम बहन, मानना पड़ेगा, आपने पूरे मोहल्ले में सबसे हटके बहू लेकर आई हो, बिल्कुल लाखों में एक। सच में आपकी बहू हीरा है, हीरा। जी जी शुक्रिया। इस तरह मुंह दिखाई में वहां मौजूद सभी सदस्य आलोक और आरती की जोड़ी को देखकर काफी मजाक उड़ाते हैं। इसका अनुमान कहीं न कहीं कुसुम को भी था, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है। आलोक जी, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह से बस 15 रोटी ही खाई है और अब मुझसे ये भूख और बर्दाश्त नहीं हो रही। क्या? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आता हूँ, रुको। इसके बाद आलोक किचन से आरती के लिए छोले भटूरे लेकर आता है। वाओ, छोले भटूरे, ये तो मेरे फेवरेट है, फेवरेट। थैंक यू आलोक जी। ठीक है, खा लो अब तुम। फिर क्या था, आरती इस छोले भटूरे की थाली को 2 मिनट में ही चट कर जाती है। आलोक जी, मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना है। क्या सच में तुम्हारा पेट नहीं भरा? यार मैं कहाँ फंस गया यार। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। इसके बाद आलोक किचन से छोले भटूरे लेकर आता है और आरती खाती जाती है। उसने एक एक करके कई प्लेट छोले भटूरे खा लिए थे और ये देखकर आलोक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। बस ये आखिरी है, अब इससे ज्यादा और नहीं खाऊंगी, नहीं तो आप भी कहने लगेंगे कि मैं कितनी पेटू हूँ। मैंने तो बस 2 प्लेट ही छोले भटूरे खाए होंगे। सही कहा ना आलोक जी? क्या 2 प्लेट? 15 चक्कर तो मैं किचन के और यहाँ लगा चुका हूँ और इस भैंस को सिर्फ 2 प्लेट नजर आ रहे हैं। ये तो वो है जो इसने अभी खाए हैं। हाँ आरती, तुमने कहाँ ज्यादा खाना खाया है? चलो अब आगे का कार्यक्रम करते हैं। हाँ आलोक जी, लेकिन मुझे खाना खा लेने के बाद बहुत तेज नींद आती है, तो क्या मैं सो जाऊं, थोड़ा सा आराम कर लूं? ये बात सुनकर आलोक थोड़ा हैरान सा हो जाता है, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी। लेकिन इस तरह से आरती की मासूमियत देखकर उसे सोने से मना नहीं कर पाता है। ठीक है, तुम एक काम करो, आराम से सो जाओ। जी, आप भी सो जाइए। इसके बाद आलोक और आरती दोनों एक साथ सो जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और इस तरह से समय के बीतने के साथ साथ आरती के खाना खाने पर कोई भी काबू नहीं रहता। भाभी, आपने अभी तो खाना खाया था, फिर ये गोलगप्पे क्यों खा रही हो? वो क्या है ना दीदी जी, मुझे गोलगप्पे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं गली में गोलगप्पे वाले को दिखी तो मुझे जरा भी रहा नहीं गया और मैं गोलगप्पे खरीद कर खाने लगी। भाभी, आप थोड़ा अपने खाने पर कंट्रोल कीजिए। मैं आपको खाना खाने से मना नहीं कर रही, लेकिन आप खुद ही देखिए, आपकी इस तरह खाना खाने से आपका वजन कितना ज्यादा बढ़ गया है। साथ ही अब तो गली मोहल्ले की औरतें भी आपको मोटी मोटी कहकर चिढ़ाने लगी हैं। ओहो दीदी, आप भी क्या गली मोहल्ले की बातें लेकर बैठ गई? उनका तो काम ही है चुगली चपाटी करना, उनके पास और काम ही क्या है? तभी वहां पर कुसुम आ जाती है। नहीं आरती बहू, नीलम सही कह रही है, तुम्हें अपने अनियमित खान पान पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इससे तुम्हारा ही शरीर का नुकसान है। इस तरह वजन बढ़ने से बीमारियां शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है। माँ जी, दीदी, आप दोनों ये साफ साफ क्यों नहीं कह रही है कि मेरे खाने से आपको समस्या है? आपको तो यही लगता है कि मैं इस घर का सारा राशन ही खा जाती हूँ। ये कहते हुए आरती रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। आरती, माँ ने और नीलम ने मुझे सब कुछ बता दिया है। वो तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, वो तो बस तुम्हें समझा रही थी। अब आलोक जी, आप भी मुझे यही कहेंगे? नहीं बाबा, चलो माँ और नीलम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, ठीक है? अब गुस्सा थूक भी दो। और ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। टन पिज्जा। आरती पिज्जा का नाम सुनते ही अपना सारा गुस्सा थूक देती है और पिज्जा को आलोक के साथ मिलकर खाने लगती है। आलोक आरती से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो उसकी बातों को कभी नहीं काटता था। आलोक जी, एक आप ही हो जो मुझे समझते हो, नहीं तो गली मोहल्ले यहाँ तक कि घर के सदस्य भी मुझे भुक्कड़ समझते हैं। अब आप ही बताइए, क्या मैं सच में भुक्कड़ हूँ, मोटी हूँ?
नहीं बाबा नहीं, तुम भुक्खड़ नहीं हो यार, लेकिन हाँ इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खान पान के साथ साथ योगा, व्यायाम और मतलब जो भी एक्सरसाइज है शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि तुम्हारा शरीर जो है ये अच्छा रहे और तुम भी मतलब हेल्दी रहो। आलोक जी, मुझसे ये सब नहीं होता ना, आप तो जानते ही हो। ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हें बस समझा रहा था। ठीक है, अब तुम बीमार पड़ जाओगे तो फिर मुझे मत बोलना ही। ठीक है, अब आप भी मुझे ज्ञान मत दीजिए। इस तरह आरती किसी की बात नहीं सुनती है और वो लगातार कुछ ना कुछ खाया करती है, जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत पर भी असर पड़ रहा था। और एक दिन अचानक से ही ज्यादा खाना खा लेने की वजह से उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ता है। देखिए, आपको ये बताना चाहूंगा कि आरती जी शायद लगातार कुछ ना कुछ खाया करती हैं, जिस कारण से उनका पाचन तंत्र काफी हद तक डैमेज हो गया है। उनके लिवर ने सही तरह से काम करना बंद कर दिया है और इसी कारण से उन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी पत्नी को बहुत बार समझाया, लेकिन वो समझती नहीं है। लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है, हमें आरती जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। वहीं कुछ घंटों के मशक्कत के बाद आरती का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। देखिए, अब आरती जी खतरे से बाहर हैं, लेकिन आपसे ये कहना चाहूंगा कि उन्हें बाहर के फास्ट फूड से थोड़ा बचाइए और उन्हें कहिए कि इन चीजों पर थोड़ा परहेज रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या मैं आरती बहू से मिल सकती हूँ? हाँ जी जी, क्यों नहीं। इसके बाद पूरा परिवार आरती से मिलने के लिए जाता है, जहाँ आरती रोते हुए सभी से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, आलोक जी, नीलम दीदी, मैंने आप लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। मैं आप लोगों की गुनहगार हूँ। आप लोग मेरी वजह से बहुत परेशान हुए। मैं सच में बहुत ही शर्मिंदा हूँ। हम तुझे ऐसे माफ नहीं करेंगे। तुम्हें हमसे ये वादा करना होगा कि आज के बाद तुम बाहर का कोई भी फास्ट फूड नहीं खाओगी और ज्यादातर खाना तुम घर का ही खाओगी और तुम बहुत ज्यादा भी खाना नहीं खाओगी। हाँ, और आपको ये भी वादा करना पड़ेगा कि आपको रोज हर सुबह मेरे साथ योगा व्यायाम करना होगा। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी भी ज्यादा खाना या बाहर का खाना नहीं खाऊंगी। साथ ही मैं हर रोज योगा भी करूंगी। इस तरह से आरती का जीवन बच जाता है और वो आज के बाद से कभी भी बाहर का खाना नहीं खाती है और घर की चीजों को भी जरूरत से ज्यादा नहीं खाती है। साथ ही वो हर रोज व्यायाम भी करती है, जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त हो जाता है।